जिसमें जो है सेल संबंधी, जिसको हम बोलते हैं कोन सेल्स एंड रड सेल्स, उसमें किसी प्रकार की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी है, तो दो चीजों का, वैसे भी कोई भी आंख संबंधी बीमारी है, यहां तक कि मैकुलर डिजनरेशन में भी उसको बढ़ने नहीं देता, उसको ठीक रखने में सहायता करता है। ये आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइज, अमेरिका के वैज्ञानिकों की खोज है कि पालक में पाया जाने वाला, लिख लो अच्छी तरह से, खास करके दो ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके जो है, जिसको बोलते हैं ल्यूटिन और जियांगथिन, ये दो महान तत्व हैं जो आंखों के सेंट्रल विजन को सही रखते हैं। यानी आंख के कहीं आपकी विजन जो है केंद्रित नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, हम समझ नहीं पा रहे। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मैं देखते तो हैं लेकिन हम उसे जो है ना पहचान नहीं पाते कि क्या है, कौन है। ये सेंट्रल विजन की गड़बड़ी का कारण होता है। एक पेरिफेरल विजन होता है जो हम देखते हैं लेकिन आसपास की चीजों का पता नहीं चल पाता है। तो सेंट्रल विजन को ठीक करने में ये पालक, और पेरिफेरल विजन को ठीक करने में गाजर बहुत उपयोगी होता है। इसलिए एक सूत्र हम कहते हैं कि पालक, गाजर, टमाटर, इन तीनों का जूस बनाकर पिया करो रोज। ये ध्यान रखा करो, क्यों आंखों के लिए जो पिगमेंट बनता है, रेटिनल पिगमेंट, वह बनता है आपके बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजेंथिन और अल्फा कैरोटीन, तीन मिल करके शरीर के पिगमेंट बनाने में बहुत बड़ी सहायता करते हैं। और जिनमें ये पिगमेंट की कमी होती है, ये कैटेनॉइड इसको बोलते हैं, इस ग्रुप के सदस्य की कमी होती है, उनकी आंखों की विजन जो है डिस्टर्ब होता है। जेनेटिक्स बीपी को 27 साल से पुराना है, कैसे ठीक करें? सबसे बढ़िया ठीक करने का ये जो है ना, नवरात्रि चल रहा था ना, बहुत सुंदर समय था और समय है, अभी चल ही रहा है। इसमें आप फल पर रह जाओ, नमक बिल्कुल छोड़ दो माँ दुर्गा जी के नाम पर, नो कन्फेक्शनरी फूड, नो। अरे बहुत ही कमाल का, अभी मैं देख रहा हूं एक पेशेंट को जिसका कितना था, करीब 190 और नीचे का 100 to 110, और मात्र 2 दिन में नमक सिर्फ छोड़ा है और छाछ पर हमने रखा है। कल हमने बीपी देखा 150 और नीचे का 80। तो ये आप करोगे ना, और वो भी जेनेटिक्स बीमारी है, उसके पिता की डेथ इसी कारण हुई थी और उसके भाई को भी है। तो इसे ध्यान रखो कि ये, इसमें हमने खूब, ये जो है ना नवरात्रि हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान बन करके आता है माँ दुर्गा का। तो इसे ध्यान रखो कि ये प्रयोग करो आप। और इन दिनों नमक छोड़ दो, छाछ पर रह जाओ, लौकी के रस पर रह जाओ, बेरीज मिलता है तो बेरीज खाओ, ब्लू मलबेरीज खाओ, ब्लैक बेरीज खाओ, जो भी मिले, जामुन खाओ, और सबसे दी बेस्ट फल इस समय मिलता है जिसका नाम है तरबूजा, जो ब्लड प्रेशर के लिए तो वरदान है। हमने तो एक कितने 75 साल की जो ना, उसको ब्लड प्रेशर था, ये था, तो उसकी घटना मैं बता रहा हूँ कि मैं उन दिनों राजस्थान में था और उसको भूखे रह नहीं सकते थे। मैंने कहा कि जितना इनको खा सकते हो आप उतना तरबूज खाओ आप, और तजबुर पर रखा हमने 1 महीना।
मैंने कहा जब भी भूख लगे तरबूज खाओ और कुछ नहीं। अरे उनका ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल आ गया, जो कि इतना बढ़ा हुआ था। घुटने में दर्द था, घुटने का दर्द ठीक हो गया। डायबिटीज था, वो कंट्रोल हो गया। तो वह आदमी एक दिन पता नहीं कैसे बाहर जाने नहीं देते थे। जहां भी मैं रहा हूं बिल्कुल डिसिप्लिन मेरा रहा है, बाहर नहीं जाने देता था, लेकिन पता नहीं कैसे निकल गया वो, और जा करके एक ट्रक तरबूजा लेकर के आ गया। वो बहुत बड़े बिल्डर थे बम्बई के। तो मेरे को पता लगा, मैंने कहा क्यों लाए हो? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इससे बढ़िया कोई दवा हो ही नहीं सकती, मैं बरसों से जूझ रहा था इन बीमारियों से, और पता नहीं किन किन डॉक्टरों को दिखाया, लाखों रुपए हमने खर्च कर दिए, और ये तरबूज ने मेरा ठीक कर दिया कि सबको बांटो। मैंने कहा सबको बांटना हो तो हम स्वयं बांटेंगे। तो ये समय तरबूज आ रहा है, तरबूज पर आ जाओ। तरबूज कल्प, उसको क्या बोलते हैं हम? तरबूज कल्प, ओनली ऑन तरबूजा, क्योंकि उसमें क्या है? दी बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें लाइकोपिन है, उसमें जो है यानी वो एक प्रकार का फिल्टर जो है, पानी है, मिनरल वाटर। मिनरल वाटर के नाम पर हम पता नहीं क्या कचरा हम पीते रहते हैं, वो सबसे बड़ा मिनरल वाटर है, क्योंकि उसमें 98% पानी ही तो है, और उसमें 2% है। इतना ही नहीं, वह इसके लिए क्यों उपयोगी है? तो 2 अमेरिकन संस्थान, एग्रीकल्चर एक संस्थान है और एक जो है, तो उन लोगों ने खोज किया है, रिसर्च किया है कि इसमें आर्गिनाइन एक विशेष प्रकार का जो है ना प्रोटीन, और आपके जो है 2 ऐसे प्रोटीन, 2 ऐसे तत्व जो हमारे खून की नलियों क्या करते हैं? डायलेट कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट को भरपूर पोषण मिलता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। अभी रिसर्च तो अभी हमको पढ़ने को मिला 6 साल पहले, मैंने अपने पुस्तक में जिक्र किया है। तो ये जो है ना बहुत अच्छा है। अभी आप हो रुकने वाले हो तो मेरे पास आ जाना, हम तरबूज के ऊपर रख देंगे आपको, और फिर देखना कि क्या उसका होता है चमत्कार। माई फादर इज 86 year old. He is heart patient with pacemaker team. अगस्त 22। अब देखो, अब समय नहीं है, इसलिए हार्ट डिजीज के ऊपर कल हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना? हार्ट डिजीज के ऊपर ये किन के प्रश्न हार्ट डिजीज वाले हैं कि नहीं है? हैं? हाथ उठाए हैं तो है? अच्छा, कल बताएंगे अच्छी तरह से। कल हार्ट डिजीज का ही पूरा सब्जेक्ट ले लेंगे, 1 घंटे इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हार्ट डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है। गैस बनती है, पेट में दर्द होता है। कल परसों 2 दिन पेट में बहुत दर्द था। 2010 में आंत का ऑपरेशन हुआ था, पूरे शरीर में हड्डियां, बहुत दर्द होता है। सितंबर 2020 में कोरोना हुआ था, तब से दर्द और बढ़ गया है। आज जाना है। देखो, गैस बनता है तो एक तो चिकित्सा में गर्म ठंडा सेक बराबर सीख लेना और करते रहना। ये भी है कि नहीं? ये कल का प्रश्न है, शायद है गैस वाले कि नहीं है? जिनका प्रश्न है तो जवाब दें, गैस वाले हो तो जवाब देंगे। एक तो ध्यान रखो, गैस बनता किस लिए है, थोड़ी सी अच्छी तरह समझ लो, संक्षिप्त में बता दूं मैं कि हमारे शरीर में जो प्राण वायु है ना, हमारी विज्ञान की दृष्टि से, यानी आयुर्वेदिक विज्ञान की दृष्टि से 5 प्रकार के प्राण होते हैं, और उसके 5 असिस्टेंट प्राण होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। और इनकी जो स्थिति होती है वो अलग अलग जगह होती है। अतः हृदय प्राण, गुदे अपान, समान नाभि मंडले, उदान कंठ देशस्थो,
और व्याना जो है, तो ये ध्यान रखो, सर्वश्रेष्ठ अंग शरीर। तो ये ध्यान रखो कि जो प्राण है वो हमारे हृदय में रहता है, अपान जो है गुदा द्वार में रहता है, गुदे अपान, हृदय प्राण गुदे अपान। समान जो है नाभि मंडले, नाभि में विराजता है, और उदान जो है हमारे कंठ देशस्थ हो, और व्यान सर्व शरीरंगा, सारे शरीर में विचरण करता है। तो ये गड़बड़ हो जाता है उदान और समान वायु में, क्योंकि ये नाभि मंडल में रहते हैं, गुदा द्वार में होते हैं, और इनकी गड़बड़ी से फिर बहुत गड़बड़ी होती है। जब ये बनते हैं तो छाती पर दबाव डालते हैं, फेफड़े की तकलीफें बढ़ा देते हैं, हमारे जो प्राण है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए, और ये बनते हैं उल्टा पुल्टा खाने से, बेसमय खाने से, असमय खाने से, बार बार खाने से। जैसे अभी आपने खा लिया, फिर कहीं गए, किसी ने ऑफर किया चाय ले लो, चाय पी लिया, फिर कहीं गए, किसी ने ऑफर किया बिस्कुट ले लो, पराठे का कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो। तो इससे पेट बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। पेट कहता है ये आदमी बड़ा विचित्र है, जब चाहो तब खा लेता है। तो उसे पेट की जो है ना, जो एसिड निकालने वाले जो सेल्स हैं, जो हिस्सा है, एंट्रम सेल्स उसको बोलते हैं, एंट्रम हिस्सा बोलते हैं, बॉडी एंट्रम, ये हमारे पेट के 3 हिस्से होते हैं। तो एंट्रम वाला हिस्सा है, वहां पर जी सेल्स होते हैं जो एसिड को सिक्रेट करते हैं, वो जी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप खाना खाते हो तो एक्टिवेट होते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है वो निकलता है भोजन को पचाने के लिए। खाना आपने बंद कर दिया तो तुरंत सूचना आती है, एक खास प्रकार का गट्स हार्मोन निकलता है, वो कहता है कि भाई अब एसिड निकालना बंद कर दो। अब जो एसिड निकला है, पाचक रस निकले हैं, वो भोजन के साथ अच्छी तरह से मिलता है इन 4 गतियों के द्वारा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, वर्मीफॉर्म मूवमेंट के द्वारा। तो ये जो है ना अच्छी तरह से मिल करके भोजन का पाचन होता है। अब मान लीजिए, और ये पाचन कितनी देर चलता है, हर चीज का अलग अलग पाचन का समय होता है। जैसे रस पीते हैं तो उसका संतरे का रस जल्दी पच जाता है, इसलिए आपके जो है ना उपवास के बाद संतरे का रस या उसमें पानी मिला कर देते हैं, लंबा उपवास होता है। कल हम उपवास के विषय में थोड़ी और जानकारी देंगे, उपवास और इन सब के विषय में, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत विषय है। कैसे तोड़ना चाहिए, तोड़ना सबसे कठिन होता है, जटिल होता है, और गलत तरीके से तोड़ते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और उस परिणाम को हमने ही भुगता है। तो इसलिए कल हम इसकी जानकारी और देंगे। तो ध्यान रखो कि भाई ये जो है ना खाने का समय हर चीज़ का अलग है। जैसे संतरे का रस 1.5 घंटे पच जाता है, पपीता एंजाइमेटिक फूड है ना, संतरा एंजाइमेटिक फूड है, 1.5 घंटे पपीता पच जाता है। रोटी खाते हो करीब 3 घंटा लग जाता है, चावल रोटी जितने भी इस प्रकार के आहार हैं 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे। तो अब आपने खाना खा लिया, 1.5 घंटे के बाद फिर कहीं गए, किसी ने दिया ये ले लो भाई थोड़ा सा, क्यों इस आदमी के जो हम वचन को ये करें, लेकर खा लिया, फिर कहीं गए ले लिया। तो बेचारा पेट जो है ना, जो एंट्रम हिस्सा है हमारा, वो बेचारा एक्टिवेट हो जाता है, जी सेल्स एक्टिव। कहता है पेट की भाई ये अजीब आदमी है, जब चाहो तो हमें जो है उत्तेजित करते रहता है, विश्राम करने नहीं देता है। तो गुस्से में आ जाता है, कहो चलो अब तुम्हें जो हम एसिड पैदा करते हैं, तो हमेशा एसिड बनाता रहेगा। ऐसे लोग हाइपर एसिडिटी से ग्रस्त हो जाते हैं, और हाइपर एसिडिटी के साथ गैस जुड़ा हुआ है, गैस भी बनता है, गैस्ट्रिक ट्रबल भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक हमेशा ध्यान रखो, यदि परमानेंट गैस्ट्रिक ट्रबल से बचना है तो समय को निर्धारित करो
कि हमें इतने बजे खाना है, उसी समय खाओ, तो पेट भी तैयार रहता है। जो पेट हमारा अलग अलग जो हिस्से हैं, चाहे फंडस है, चाहे बॉडी है, चाहे एंट्रम है। एंट्रम बीच का हिस्सा होता है, फंडस और बॉडी ऊपर नीचे के हिस्से होते हैं। तो वो जो है ना सक्रिय जो है रहता है कि खाने के समय निश्चित हो गया तो हमें तैयार रहना है। और जितना भोजन को चबाओगे उतना अच्छी तरह से पेट से रस निकलता है, और जल्दी जल्दी खाते हो तो उतना अच्छा तरह रस भी नहीं निकलता है। तो हर एक कौर को 32 बार चबा कर खाओ तो गैस कम से कम बनेगा। और गैस उनको ज़्यादा बनता है जो पकौड़ियाँ ज़्यादा खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, प्रोटीन वाले आहार ज़्यादा लेते हैं। तो और इसीलिए उनके गैस में क्या होता है, बहुत ही भयंकर जो है ना बदबू होती है, क्योंकि उसमें अमोनिया होता है। उसमें जो है कई ऐसे जो है ना रसायन होते हैं गंधपूर्ण, कई तो इतने भयंकर जो है गैस पर, यानी सीएनजी गैस जो जानते हो, नाम सुना है ना। तो एक तरफ तो गैस की कमी होती है, लोग लाइन लगाते हैं, दूसरी तरफ पेट में इतने सीएनजी गैस बना रहे हैं कि जिसके जो है कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये जो है ना बहुत खतरनाक होता है, ये ज्वलनशील गैस होता है। इसकी भी घटना हम बताएंगे कैसे जो है ना ऑपरेशन के दौरान एक जापानीज महिला का ऑपरेशन हो रहा था, उसका गैस निकला और वहीं आग लग गई। किसी प्रकार से वो बच गई, ये पेट की गैस के कारण। तो ये ध्यान रखो कि भाई इस गैस में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सब गैस उस पेट में बनते हैं। और उसमें अमोनिया और सल्फर से युक्त जो गैसें होती हैं, सल्फर से रिलेटेड जो है ना 4-5 गैसें होती हैं जो बहुत ही बदबूदार होती हैं। देखते हो ना, कोई गैस छोड़ता तो वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है, आसपास का वातावरण इतना प्रदूषित हो जाता है। तो वो होता है विशेष रूप से सल्फर युक्त आहार खाने से। नाइट्रोजन युक्त, क्योंकि अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3 बोलते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर से रिलेटेड जितने भी यौगिक हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनकी गैस बनता है ना, कुछ दिन दाल वगैरह चीज़ें बंद करनी चाहिए, मांसाहार बंद करना चाहिए। और इससे निजात पाने के लिए सबसे बढ़िया होता है आपके सौंफ का पानी, जो एंटी एसिड होता है। तो सौंफ को आधा घंटा पहले भिगो दो, फिर उसको अच्छी तरह से मसल करके पीस करके उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला करके घुट घुट करके पीना, गटागट मत पीना, तो जा करके पेट में शांति प्रदान करता है। मुलेठी बहुत अच्छा है, चुस्तो एंटी एसिड का काम करेगा। और खाने के साथ में थोड़ा सा अदरक होता है ना, 3 ग्राम अदरक छोटे छोटे टुकड़े करके, और प्रत्येक कौर के साथ एक छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा खा लिया करो। तो उसमें जिंजीडाइन और जिंजरॉल कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गैस को बनने से रोकते हैं, बाधित करते हैं। लहसुन, मान लो कभी बाद में दाल भी खाओ तो लहसुन का या इसका अदरक का छौंक लगा कर खाया करो, ताकि जो गैस बनाने वाला उसमें कुछ ऐसे कार्बोज होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो गैस निर्माण में, क्योंकि उनको पचाने के लिए जो एंजाइम्स है उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है, तो गैस ज़्यादा बनता है। तो इसे ध्यान रखना चाहिए। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।